अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान की सियासत में बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ लम्हाती हलचल पैदा करते थे बल्कि आने वाले बरसों तक अपनी गूंज भी बरकरार रखते हैं। 9 मई का सानिया भी ऐसा ही एक मोड़ था जिसने मुल्क की सियासत, रियासती इदारों और अवामी बयानिए पर गहरे असरात डाले। इस दिन के बाद से अदालती कार्रवाई और कानूनी फैसलों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तहरीक इंसाफ की सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। हर नया अदालती फैसला पार्टी की सियासी हिकमत अमली, तंजीमी ढांचे और अवामी तासुर को बराह रास्त मुतासर कर रहा है। और ताज़ा तरीन फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि 9 मई के आफ्टर शॉक्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। जैसा कि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आज 2 मुकदमात का फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी किया गया है, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा हालिया जो फैसला है उसमें आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सज़ा दी गई है। अदालत ने थाना शादमान नजर आतिश केस में 12 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया, जबकि फ़हीम कैसर, नियाज़ अहमद और सैयद अली हसन को 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया है। अब ये सज़ाएँ महज इनफरादी शख्सियात तक महदूद नहीं है बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए एक वसीतर सियासी और तंजीमी चैलेंज की अलामत है। अहम रहनुमाओं की गैर मौजूदगी पार्टी के फैसला साजी के अमल में वाज़ेह खला पैदा करेगी। क़यादत का यह खला सिर्फ इंतखाबी हिकमत अमली नहीं बल्कि एहतजाजी और अवामी राब्ता मुहिम्मात को भी मुतासर करेगा। माजी में तहरीक इंसाफ ने बड़ी हद तक अपनी सड़कों पर मबनी सियासत और जलसों के जरिए अवामी दबाव पैदा किया, लेकिन जब क़यादत का एक बड़ा हिस्सा पाबंद सलासल हो तो इस हिकमत अमली को बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। अब सियासी तौर पर इस सूरत हाल के चंद बड़े असरात सामने आ सकते हैं, जैसा कि मुमकिन है इस फैसले के बाद बानी PTI मुकम्मल तौर पर पार्टी से माइनस हो जाए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी एक एक करके तमाम मुकदमात से बरी हो रहे हैं, जिससे ये तासुर भर रहा है कि आने वाले वक्त में शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड कर सकते हैं और उनके लीड करने का मतलब माइनस बानी PTI हो सकता है। ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी के आने से पार्टी की नई पॉलिसी तख्लीक होगी, वो पार्टी को फिर से मुनज़्ज़म करेंगे और अपनी मर्ज़ी से पार्टी में उखाड़ पिछाड़ कर सकेंगे। जबकि इन अदालती फ़ैसलों का एक असर यह भी हो सकता है कि मरकज़ी और सूबाई सतह पर क़यादत की गैर मौजूदगी पार्टी की समत मुतय्यन करने में रुकावट डालेगी। तीसरा अहम सियासी असर ये पड़ सकता है कि PTI जो सड़कों पर एहतजाज के जरिए अपने लिए रास्ता तलाश कर रही थी वो सिलसिला महदूद हो सकता है। अब ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी हिकमत अमली का तकाजा करती है। पार्टी को एक तरफ कानूनी महाज पर मुस्तहकम होना होगा ताकि सज़ाओं को अपीलों में चैलेंज किया जा सके, और दूसरी तरफ तंजीमी ढांचे को निचली सतह तक मजबूत करना होगा ताकि अवामी राब्ता टूटने ना पाए। बयानिए की जंग में शफाफियत और आइनी रास्ते पर जोर देना ज़रूरी होगा ताकि अवाम में पार्टी की साख कायम रहे। ताहम एक बड़ा सवाल यह है कि अगर अदालती फ़ैसले मुसलसल एक ही समत में आते रहे तो क्या सियासी तनाज़े का हल सिर्फ अदालतों से निकलेगा या फिर सियासी मुकालमा और मुज़ाकरात ही इस बहरान का पायदार हल होंगे? इसका जवाब पाकिस्तान के सियासी, अदालती और रियासती तवाज़ुन के मुस्तक़बिल पर बराह रास्त असर डालेगा। मुख्तसर ये कि हालिया फ़ैसले वक्ती नहीं बल्कि साख्ती नौइयत के हैं। ये न सिर्फ तहरीक इंसाफ की एहतजाजी और इंतखाबी सलाहियत को महदूद करेंगे बल्कि मुल्क में अदलिया, सियासत और ताकत के दीगर मराकज़ के ताल्लुकात पर भी देर पा असर डालेंगे। अगर तहरीक इंसाफ के लिए ऐसी सूरत हाल बरकरार रही और एहतजाजी सियासत का चलन तर्क नहीं किया गया तो ये मुश्किलात मज़ीद भी बढ़ सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली तब्दील करेगी? बज़ाहिर ऐसा मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन दूसरी जानिब असद कैसर तहरीक इंसाफ की एक बड़ी सियासी गलती का एतराफ़ ज़रूर कर रहे हैं और वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत के लिए सबसे बड़ी गलती थी। इस संगीन गलती पर कौम से माफ़ी मांगते हैं, किसी एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। असद कैसर तहरीक इंसाफ की एक बड़ी सियासी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं और वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत की सबसे बड़ी गलती थी। असद कैसर का ये एतराफ़ एक नहायत अहम और मानी खेज़ एतराफ़ है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक्सटेंशन देने को संगीन गलती कहा है बल्कि इस पर कौम से माफ़ी भी मांगी और आइंदा किसी किस्म की एक्सटेंशन की हिमायत ना करने का ऐलान किया है। और दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इस सतह का वाज़ेह एतराफ़ पहले सामने नहीं आया था। ये सवाल पैदा होता है कि इतनी देर बाद ये एतराफ़ क्यों किया गया। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि मौजूदा सियासी हालात में पार्टी आवाम को ये पैगाम देना चाहती है कि वो माजी से सीख रही है और अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। मुमकिन है 9 मई के वाक़यात और इसके बाद पार्टी पर आने वाले जो दबाव है उसने शायद क़यादत को मजबूर किया होगा कि वो अपने पिछले फैसलों पर नज़रसानी करे। और हो सकता है असद कैसर का यह बयान एक तरह से अवाम और कारकुनान को यकीन दिलाने की कोशिश हो कि पार्टी अब इदारों के गैर सियासी किरदार के हक़ में है। लेकिन हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ पर अब भी ये इल्ज़ाम लगता है कि वो इक़्तिदार में आने के लिए इदारों का सहारा लेना चाहती है। मुखालिफिन का कहना है कि 2019 में जनरल बाजवा को दी गई तौसीह ने यही तासुर मजबूत किया था कि PTI फ़ौजी क़यादत के साथ सियासी फ़ायदे के लिए ताल्लुकात बनाती है। इस एतराफ़ के बावजूद ये तासुर ख़त्म करना आसान नहीं, क्योंकि सियासत में माजी के फ़ैसले लंबे अरसे तक याद रखे जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ वाकई माजी की गलतियों से सीखने को तैयार है
देखा जाए तो बयान या माफ़ी अहम तो होती है, लेकिन असल तब्दीली का अंदाज़ा उस वक्त होगा जब पार्टी अपने फैसलों और तर्ज सियासत में वाज़ेह फ़र्क दिखाएगी। अगर पार्टी वाकई इदारों की मुदाखलत के बगैर सियासत करने का इरादा रखती है तो इसे अपने सियासी फैसले मुकम्मल तौर पर अवामी हिमायत, जमहूरी असूलों और आइनी दायरे में रखने होंगे। इस बात का भी इम्कान है कि इस एतराफ़ के जरिए पार्टी एक तरफ अवामी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही हो और दूसरी तरफ मुखालिफ बयानियों को कमज़ोर करना चाहती हो, क्योंकि जब कोई जमात खुद अपनी गलती मानती है तो उसके मुखालिफिन के लिए इस मामले को बार बार उछालना कुछ हद तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर अमली तौर पर तहरीक इंसाफ की पॉलिसी और रवैये में तब्दीली ना आई तो यह एतराफ़ महज इंतखाबी नारा या वक्ती सियासी हिकमत अमली समझा जाएगा। बहरहाल असद कैसर का बयान तहरीक इंसाफ के लिए एक मौका भी है और एक इम्तहान भी है, और जिस वक्त दिया गया है उस वक्त बड़ा मानीखेज स्टेटमेंट लगता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्याजी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने भी वही फैसला सुनाया है जो सरगोदा और फैसलाबाद ATC कोर्ट सुना चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो कहीं से भी कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं आ रहा है, हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलातें बढ़ती चली जा रही हैं। वो कहते हैं चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार। मैं खुद को देख रहा हूँ फसाना होते हुए, तो आप भी खुद को फसाना होते हुए देख रहे हैं। यानी सजाएं जिस अंदाज में हो रही हैं, एक एक घर के अगर करके तमाम विकटें अगर गिरती चली गई तो फिर PTI का फेस कहां से लाएंगे? तुंदी बात मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने को। ये वही पैटर्न है जो लाहौर की अदालत ने फैसला सुनाया। हम बारहा कह चुके हैं कि खुदारा एक ही लाठी से, एक ही डंडे से सबको सजाएं ना दो। जो अगर किसी ने जुर्म किया है बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए। जो जुर्मदार नहीं है, सजावार नहीं है, उनको इंसाफ दें ताकि लोगों का एतबार बढ़े इदारों पे। 26 यही तो हम कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम ने इस मुल्क के अंदर जो है वो निज़ाम जो हुकूमत है उसको तब्दील कर दिया है। अब फैसले देखे, पहले किसी के साथ ज्यादती होती थी तो वो अदालतों में जाता था, उसे इंसाफ की तवक्को होती थी। अब लोगों को पहले फैसलों का पता होता है। आप पूरे पाकिस्तान से पूछ लें, उनको एक थोक के हिसाब से ये पता था कि फलां को इतने साल होगी, फलां को इतने साल होगी। टीवी पे आपके तजिए निकात जो है पहले सजाएं लेके जो है वो सुना चुके थे। अब फैसले तो जो अदालतों के फैसले हैं वो साफ ही सुना रहे होते हैं। तो आप खुद समझे कि इंसाफ का मेयार क्या होगा। साहब, आप ये समझते हैं कि दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल, ये नविश्ता दीवार है जो फैसले आ रहे हैं, और बानी PTI के 9 मई से मुताल्लिक केसेस भी लग गए हैं, तो वो भी राइटिंग ऑन द वॉल है कि जो फैसला आना है बानी PTI। तो जब ये सब पता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी बड़ी ही मरबूत, बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, और इससे पेशतर के ये हो आपको कोई ना कोई काउंटर स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। तो क्या वजह है कि PTI भी सब कुछ जानते बूझते हुए कोई मौसर हिकमत अमली बनाने में नाकाम है? नहीं, हम देखें, हमारा मौकफ डे वन से रहा है कि हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, पाकिस्तान में सॉवरन पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं, इदारों की आज़ादी पे यकीन रखते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो आज़ाद अदलिया है, चाहे आज़ाद मीडिया है। हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर देखें कुफर का निज़ाम नहीं चल सकता, अदल का निज़ाम चल सकता है। तो कहते हैं ना कि जी अगर अदल का निज़ाम नहीं है तो हुकूमत निज़ाम चल सकती है, मतलब उसमें लेकिन जब अदल नहीं होगा तो आपका निज़ाम हुकूमत नहीं चलेगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अगर इंसाफ पे कायम मबनी मुआशरा तश्कील देंगे, क्या हमारा जो अमरानी मुआहदा हुआ है, जो हमने 71 के आइन के नीचे हमने एक आइनी मुआहदा किया, इमरानी मुआहदा किया था, अगर उसको आप छेड़छाड़ करेंगे तो यही फैसले आएंगे। ये सारी कौम को पता है। इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि कौम का एतबार अदालतों से उठ रहा है, कौम का एतबार पार्लियामेंट से उठ रहा है। ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इस गैर जमहूरी निज़ाम से आप आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे बल्कि पीछे की तरफ आ रहे हैं। आपके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, लोग जॉबलेस हो रहे हैं। आप नहीं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो हुकूमत नंबर्स पेश कर रही है सर, उसमें रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड आ रही हैं, इकोनॉमी भी रिवाइव कर रही है। जो एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, दे सीम्स टू बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन जो रिवर्स गियर लगा हुआ है वो तो PTI। जी जी मैं कौन सा रिवर्स गियर है? मुझे बताओ, चिकन की कीमत कम हुई? हाँ, गंदम आपने अपना इंपोर्ट की, किसान बेरोजगार हो गया। आपने शुगर एक्सपोर्ट की, आपने गरीब को मार दिया। अभी 2000 अरब जो है अभी पेट्रोलियम के शोबे में आपका वो ऊपर नीचे हो गया।
आपने दिया क्या, 10 अरब 10 खरब अब साहब पंजाब से गायब हो गया। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई इन इश्यूज को ना तो पार्लियामान के अंदर रेज कर रही है, ना ही पार्लियामान से बाहर इन इश्यूज के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट तो आपका तो अपने हम अब केसेस पे हो आपके रहा है साथ सर। मेरी बात सुन लेना, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो ये और कैसे रेस करूं? अगर आप इसको पहले तो आप हर पाकिस्तान में जहां जाते थे, आप बाजार में जा रहे हैं तो माइक आप दूसरे शख्स के मुंह में लगा रखा होता है कि जी बताएं जी चिकन का रेट क्या है, गोश्त का रेट क्या है जी। ये अच्छा बड़ी उसके मुनासिब बाद बात है सर, बड़ी साहिब बात है। अगर अच्छा पाकिस्तान अच्छा तहरीक चीनी का इंसाफ रेट इफेक्ट, क्या है? आप भी भूल गए हैं ना भाईजान, आप भी बाजारों का रास्ता भूल चुके हैं। नहीं आपका साहब, रास्ता अब ये ऑपोजिशन आपके ऊपर भी ऑपोजिशन चिप को लग गई चाहिए है। कि इसके ऊपर तहरीक चलाए, ओ मीडिया बाबा, साथ हम खड़ा तो कह होगा, रहे हैं, कॉमनर हम साथ तो खड़ा कह होगा। रहे हैं, हम क्या अगर कह आप रहे अपने हैं वेस्टेड भाई? इंटरेस्ट पे या केसेस पे तहरीक चलाएंगे तो यही होगा, लोग कौन बाहर नहीं सा निकलेंगे, वेस्ट लोग इंटरेस्ट है रिस्पॉन्स नहीं हमारा? देंगे। कोई, मेरी बात सुने, हमारा कोई अपना जाति वेंडेटा, मैं वेंडेटा की बात कर नहीं है। हम कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर 12.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, यानी कि खत्ता गुर्बत से नीचे चले गए हैं एक वक्त के खाने से। आपने इमरान खान को जेल में डाला, आपने, हम नहीं कह रहे, आदत आदाद शुमार कह रहे हैं, 2 करोड़ आपने बेरोजगार कर दिए। आदाद अपने इदारों का हुलिया आपने बिगाड़ दिया है। आप, बिजली ऊपर चली गई है, अच्छा पेट्रोलियम ऊपर चला गया है, यानी डॉलर आप ऊपर ये कह रहे चला हैं गया न्याय है। साहब कि हुकूमत अपने वजन से जाएगी या हुकूमत अपने वजन से गिरेगी, आप ये कह रहे हैं? वो हुकूमत है ही नहीं। हुकूमत होती तो यार लोग कहते नहीं कि यार हम हुकूमत ने ये फैसिलिटेट किया। और लोग मर रहे हैं गुर्बत से, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कौन सा शोबा ऐसा है? आपकी बात कर लें, मैं आपसे करता हूं, आपके जो वर्कर हैं जो, उनको अभी अच्छा, मालिकान की नहीं कह रहा, उनको तो चलो इश्तिहार मिलते हैं, आपको अपने वक्त पे वो मिल रही हैं तनख्वाहें? न्याय साहब, बात यह है कि मास मोबिलाइजेशन तो ऑपोजिशन की भाईजान रिस्पॉन्सिबिलिटी होती बात है ना, सुने ना, निकाले ना लोगों को बाहर। मेरी अगर बात सुन, लोग लोग इतने ही निकल तंग रहे आमद हैं, बजंग आमद होते हैं ना सर, सबर का पैमाना इतना ही लोगों को लबरेज हो रहा है, तो अब लोगों को तो मेरी आपके बात साथ खड़े सुने। होना चाहिए। अच्छा सुन लेना, आपने कहा कि अच्छी बात की कि लोगों को निकला, और लोग अपने घर के बाहर खड़े होते हैं, आप उठा के जेल में डाल देते हैं। लोग अपने घर की छत पे खड़े होते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं। लोग गरीब, एक मुंह से कोई बात निकलती नहीं, वो अभी वो पीछे अपना लाहौर के अंदर एक बूढ़ा था, वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, उसने, चलो बूढ़ा आदमी था, उसने एक बात कर दी ना, उसको आपने क्या किया? वो अल्लाह के बंदे, आपने मुल्क में लोगों से बात करने की आजादी छीन ली है। आप अपने मीडिया पे साथ चला नहीं सकते, आपका चैनल बंद हो जाएगा, आप ऑफ एयर हो जाएंगे, आप भी बेरोजगारों में देखिए, शामिल हो आपकी सारी जाएंगे, बातें चल रही मैं है भी ना जेल में न्याय पड़ाऊंगा। साहब, जितनी आपकी बातें चल सकती हैं चल रही है ना, जो बात आप कर रहे हैं, कोई ऐसी रोकने वाली बात तो नहीं है ना, ना यार ऐसी कौन बात है सी जो हम रोक चलती रहे हैं। है, बात सुने भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, क्यों बेरोजगार करना चाहते हो अपने आप को भी, और मुझे जेल में डलवाओगे? लाजमी बात है, पूरा सच अगर तुम बयान कर तो न्याय दोगे साहब, तो। बात यह है ना कि पूरा सच तो फिर आप भी नहीं बोल रहे हैं ना। हम तो बोल रहे हैं, आप चला नहीं सह पाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, चले कहें, ये मेरा आपसे वादा है, हम मैं तो कह चलाएंगे। रहा हूं, देखे इस मुल्क में लेट्स जस्ट रूल फॉरगेट ऑफ अबाउट लॉ एवरीथिंग जब सर, तक, जरा मेरी बात बेखौफ होके सुने, जो मेरी कहना चाहते हैं कहें सर, बोले। बेखौफ हो गया, मेरी बात जी बोले सर। सुने, इस मुल्क के अंदर जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इस मुल्क के अंदर सॉवरन पार्लियामेंट नहीं होगी, इस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया नहीं होगी, आजाद इलेक्शन कमीशन नहीं होगी, आजाद मीडिया नहीं होगा, मुल्क आगे की तरफ नहीं बढ़ ये बड़े सकता। यूनिवर्सल अगर ट्रुथ से आपने सर, बड़ी आगे की, आइडियल बातें कर रहे हैं आप। आपने जब आपकी अपनी ये गवर्नमेंट थी तो आइडियल नहीं उस है, वक्त आपने क्या पाकिस्तान किया था, फिर इसी से मुझे आगे पूछने चल देना रहा है सर। उस भाईजान। वक्त आपने क्या किया? बादशाह का आज असद निजाम, कैसर साहब मेरी बैठ के बात प्रेस सुन, कॉन्फ्रेंस बादशाह करते का हैं। निजाम नहीं कायम जी हो आप सकता, देखिए, आज असद कैसर बादशाह साहब, बनेंगे। सर सुन लेना सवाल, आज बात असद सुने, कैसर साहब कह रहे हैं कि हम कौम से माफी मांगते हैं, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती था। आज ये बात करने का मतलब मुझे उन्होंने ठीक बात की, एक उन्होंने ऐसे वक्त राय पे है। जब चीफ ऑफ द मेरी आर्मी बात स्टाफ की सुने, अपॉइंटमेंट का वक्त आता है तो ऑन रिकॉर्ड है ना सर कि मेरी बानी पीटीआई तो जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। आज क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनो, उन्होंने एक बात की है, उसने मतलब एक, गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियां इंसान करते हैं, कोई हम मुकम्मल नहीं है, फरिश्ते नहीं है, हमसे भी गलतियां हो सकती है। और गलतियों पे अगर हम कौन से माफी मांग लिए तो कौन सा जुर्म कर लिया? हमेशा गलतियों से बंदा आगे की तरफ बढ़ता है। अब आप आगे किस तरफ को बढ़ रहे हैं, यानी क्या कहना चाह रहे हैं इस गलती के बाद? ये हम तो पैगाम कहते किसको दे हैं रहे कि हैं? मुल्क के, मेरी बात से हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, मुल्क के अंदर इदारे मजबूत हों, दिफा मजबूत हो, इकानमी मजबूत हो, पाकिस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी हो, यकीनन पाकिस्तान के अंदर ठीक, इंसाफ हो, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा।
ठीक है अमजद न्याजी साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अमार बुनकर के इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अमार मसूद साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अमार मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अमार मसूद साहब, आज लाहौर की ATC कोर्ट से 2 फैसले आए हैं और कमोबेश वही फैसले हैं जो सरगोदा ATC से आए, फिर फैसलाबाद ATC से आए। एक तासुर, एक इंप्रेशन बन रहा है कि क्या पूरी की पूरी PTI ही माइनस होने जा रही है? देखिए, अगर आप इसको इस तरह लेंगे कि पूरी की पूरी कोई सियासी जमात फारिग होने जा रही है तो ये मुनासिब नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा सूरत हाल जिस पर हम बात कर सकते हैं, क्या 9 मई को जिन लोगों ने इंतशार फैलाया, जिन लोगों ने सरकारी तनसीबात को आग लगाई, जिन लोगों ने शहदा की यादगारों को ठुड्डे मारे, क्या उन लोगों को सजा दी जा रही है? तो इस नुक्ते नज़र से अगर आप इस सारे मामले को देखेंगे तो पता ये चल रहा है कि रियासत इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। किसी किस्म का इबाम नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल क्लियर सी राय है कि भाई रियासत ने 9 मई के मुजरिमों को माफ नहीं करना। अब 9 मई में रियासत पर हमला, फौजी तनसीबात पर हमला और कोर कमांडर हाउस पर हमला, GHQ पर हमला अगर किसी सियासी जमात ने किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर किसी मुतशद्दिद जत्थे ने भी ये किया है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी की बात है, वो बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि जब 9 मई के वाक़यात हुए वो इसमें शामिल नहीं थे। इसको इस नुक्ता नज़र से नहीं देखना चाहिए कि एक नई क़यादत आ रही है और शाह महमूद कुरैशी क़यादत को संभाल लेंगे। मेरे ख्याल में इस नुक्ता नज़र से देखना चाहिए कि वो 9 मई के नहीं, लेकिन अमार मसूद साहब, बहुत से ऐसे जो उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, जैसे आलिया हमजा साहिबा को सज़ा हुई, सनम जावेद साहिबा को मियाँ वाली या सरगोदा में, तो वो कहते हैं हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। फिर आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का हवाला दिया तो ऐसे लगता है जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत बार बार हो रही है। ये कुछ सिलेक्टिव जो है सज़ा है या सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है और उससे इंप्रेशन बड़ा ये स्ट्रांग हो जाता है। क्या ये इंप्रेशन भी गलत है? हाँ, जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, लोगों ने वायलेंस खुद किया, कुछ लोगों ने अपने हाथ से आग लगाई, कुछ लोगों ने शहदा की यादगारों को अपने हाथ से तोड़ा, जलाया, उनकी तौहीन की। कुछ लोगों ने उस वायलेंस को इंसाइट किया, उस वायलेंस को फरोग दिया, वो व्हाट्सएप ग्रुपों में हो या फिर किसी और तरह टेलीविजन कैमरों के जरिए हो, ट्विटर के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, उन सारे लोगों को भी माफ नहीं किया जा रहा। और मैं आपको ये बताऊं कि ये दुनिया की रवायत है, पाकिस्तान की रवायत नहीं है। हमारी एक गलती है इस फैसले में, वो मैं आपको बताता हूँ। दुनिया की रवायत है कि कोई भी जत्था रियासत पे हमला करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। आप देख लीजिए, कैपिटल हिल में जो अमेरिका में जिन लोगों ने हमला किया, उन्होंने इतनी देर नहीं लगाई, फटाफट उनको सजाएं देके किसी को 20 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल फारिग कर दिया। फुटेज अवेलेबल है, सब कुछ सामने है। बरतानिया में जब लोगों ने इस तरह का दंगा फसाद किया, फुटेज निकाली गई, उन लोगों को फौरी तौर पे सजा दी गई। हमारी तरफ सिर्फ ये हमारी गलती है कि इन फैसलों में बहुत ज्यादा तातुल इख्तियार किया गया। ये फैसले उसी वक्त आ जाने चाहिए। कौन सी फुटेज है जो अवेलेबल नहीं है, कौन सा सबूत है जो मुहैया नहीं किया गया, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप की कन्वर्सेशन है जो हमारे पास दस्तयाब नहीं है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है, सब कुछ बगैर छुपे हुआ है। तो फिर उसके बाद जब सारे सबूत मौजूद हैं तो इस मामले को इतना डिले नहीं करना चाहिए था। 9 मई जब हुआ था उसके फौरन बाद ये फैसले बहुत सुरत के साथ करने चाहिए ताकि आइंदा किसी की जरूरत ना हो। आपने शाह महमूद कुरैशी बरियत की बात की, क्या ये बरियत इस तरफ इशारा कर रही है कि वो बानी PTI का मुतबादिल होने जा रहे हैं या एक मुतबादिल क़यादत तो उभर रही है PTI में और वो कमान संभालेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की? मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है, इसलिए कि PTI सिर्फ एक फर्द का नाम है और वो फर्द है इमरान खान। जहां इमरान खान कहते हैं वहां वो पार्टी चली जाती है। ना उनके सोशल मीडिया वाले किसी और को मानते हैं, ना किसी और की इज्जत है, ना किसी और का एहतराम है। आपको पता है कि पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी साहब को एक और केस में बरियत नसीब हुई थी और वो शख्स जो आपकी खातिर, आपकी जमात की खातिर 1-2 सालों से जेल भुगत रहा है, सिर्फ उसको बरियत मिली और इमरान खान को नहीं मिली।
तो उसके ऊपर ये शुबा होने लगा कि वो पीटीआई की क़यादत करेगा, और सारा सोशल मीडिया उस शख्स को, पीटीआई का जो ट्रोल ब्रिगेड है, गाली दे रहा था। इस वजह से कि उन्हें यूं लगा कि ये शख्स जो है ये तो कहीं टाउट किस्म का शख्स है। ये उन्होंने एक सेकंड के लिए भी लिहाज नहीं किया कि वो शख्स जेल में आपकी पार्टी के लिए कुर्बानियां देता रहे, ये नहीं उन्होंने बर्दाश्त किया। इसका मतलब ये है कि आप इस पार्टी के लिए जितनी मर्जी कुर्बानियां दें, जो मर्जी करें, ये पार्टी किसी और को अपना सरबराह के तौर पर देखने को तैयार ही नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो, उनकी वही हैसियत होगी जो आजकल बैरिस्टर गौहर की है। ना उन्हें कोई पूछता है, ना उनसे कोई मशवरा करता है, ना उनकी बात की कोई हैसियत है। नहीं, लेकिन इसके चांसेस कितने ज्यादा है कि बानी पीटीआई के अपने 9 मई के केसेस भी लग गए हैं, और उस मुतालिक भी प्रेडिक्शन तो यही है कि वही होगा जो बाकी केसेस के फैसलों में एटीसी से फैसले आ रहे हैं। तो ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है, तो जाहिर है किसी ना किसी को तो पीटीआई की कमान संभालनी है। हु इज गोइंग टू बी द फेस, नेक्स्ट फेस ऑफ पीटीआई? जी भाई बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि जो वो केसेस हैं उनका जो फैसला है, दैट इज राइटिंग ऑन द वॉल। इमरान खान उसमें मुजरिम आला है। सबसे ज्यादा जो वायलेंस को इंसाइट किया वो इमरान खान ने खुद किया, फिर मुराद सईद ने किया। तो किसी ना किसी को पार्टी की क़यादत करनी है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पार्टी की क़यादत कोई जरूर करेगा, जैसे बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं, या सलमान अकरम राजा आ जाएंगे, या कोई और शख्स, या शाह महमूद कुरैशी आ जाएंगे। लेकिन वो क़यादत काबिल कबूल होगी उस ट्रोल ब्रिगेड के लिए जिसके सामने किसी की इज्जत महफूज नहीं है, तो वो मुझे मुश्किल नजर आता है। ये लोग सुनते सिर्फ इमरान खान की हैं, और आप बाकी बाहर से बैठ के जो मर्जी कायद बना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाह महमूद कुरैशी में और इनमें एक फर्क ये जरूर होगा, शाह महमूद कुरैशी ने बहुत जेल भुगती है, बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत सा कड़ा वक्त देखा है। जबकि ये बैरिस्टर गौहर वगैरह ये तो अचानक से ना एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर पीटीआई के चेयरमैन बन गए, जिस तरह एक्सीडेंटली अली अमीन गंडापुर वजीर आला बन गए। तो इनमें और शाह महमूद कुरैशी में फर्क ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने जेल भुगती है, कुर्बानियां दी हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि इनको क्या एक्सेप्ट कर लेगी पीटीआई। मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सेप्ट करने को शाह महमूद कुरैशी को तैयार है। पीटीआई के लिए निकलने के इम्कानात हैं, क्योंकि असद कैसर साहब ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी, एतराफ़ किया। तो जब इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे होंगे, इन स्टेटमेंट्स और इन बयानात के साथ कोई रास्ता निकल सकता है, कोई गुंजाइश है पीटीआई के लिए? भाई देखें, इस सवाल का जवाब जितना मुश्किल है उतना ही आसान है। पहली बात, एक लम्हे को ये सोचें कि फर्ज कीजिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोगों के दिलों में दिल मोम हो रहे हो कि इमरान खान साहब को बाहर होना चाहिए। एक लम्हे को सोचें, ये फर्ज कर रहे हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो असद कैसर ने जनरल बाजवा के खिलाफ स्टेटमेंट दी है कि उनको एक्सटेंशन देना बहुत बड़ी गलती थी, तो वो जो शख्स जिसका दिल नर्म हो रहा है वो सोचेगा कि इनसे बड़ा एहसान फरामोश तो कोई है ही नहीं। ये जनरल बाजवा को अब कहते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब की पूरी कोशिश रही कि जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन दे दें। आरिफ अलवी उनके घर पहुंच गए, सदर ममलिकत उनके घर पहुंच गया, और ये उनकी नाइसिटी है कि उन्होंने कहा यार फिर आ जाए। और वहां जाकर उन्होंने कहा कि आप जो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं उस शख्स के खिलाफ जिसकी वजह से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, उनके और जनरल फैज की वजह से ही आए ना। वो कौन सा वोट की ताकत से इमरान खान 2018 में आए थे? तो उन सब की वजह से, और उसके बाद ये कह देना कि वो सबसे बड़ी गलती थी, तो इसका मतलब है कि आज जो ये कह रहे हैं कल इसके बारे में भी ये कह सकते हैं कि ये भी सबसे बड़ी गलती है। एतबार नहीं। बिल्कुल सही। टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। अमार मसूद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का आए रोज नया स्कैंडल मंजर आम पर आ रहा है, जिसकी वजह से सूबे की गुड गवर्नेंस पर सवाल उठ रहा है। और ये सवाल भी उठ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के नाक के नीचे
यानी हुकूमत की नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियों आखिर ये क्यों रिपोर्ट हो रही हैं, बेज़ाब्तगियों के केसेस क्यों सामने आ रहे हैं। बहरहाल अब सेहत के शोबे में एक और स्कैंडल मंजर आम पर आया है जो इस बात का सबूत है कि न सिर्फ बड़े पैमाने पर सरकारी फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत का फुकदान है, बल्कि अवामी बहबूद के मनसूबे भी बदइंतज़ामी की नज़र हो रहे हैं। अब महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की ऑडिट रिपोर्ट ने 2018 से 2021 तक सेहत इंसाफ कार्ड और दीगर मनसूबों में मजमूई तौर पर 28 अरब 61 करोड़ रुपए की माली बेकायदगियों का पर्दा चाक किया है। इस रिपोर्ट की तफसीलात चौंका देने वाली हैं। ऑडिट में बताया गया है कि निजी अस्पतालों को गैर ज़रूरी तौर पर सेहत सहूलत कार्ड के पैनल में शामिल किया गया, जबकि बाज़ ऐसे जो पैनल में रजिस्टर्ड ही नहीं थे उन्हें भी अरबों रुपए की अदायगियाँ कर दी गई। यह अवल ला सिर्फ कवायद ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि इससे हुकूमती निगरानी के निज़ाम की कमज़ोरी और मुबैना मिली भगत भी जाहिर होती है। मिसाल के तौर पर स्वाद के 2 गैर रजिस्टर्ड निजी अस्पतालों को 1-1 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ की गई। इस किस्म की बेज़ाब्तगियाँ इस सवाल को जन्म देती हैं कि आखिर ये फैसले किस बुनियाद पर और किसकी मंजूरी से किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सूबे के 10 अजला में 48 में से 17 अस्पताल सेहत सहूलत कार्ड के पैनल में रजिस्टर्ड ही नहीं थे। इसके बावजूद उन्हें प्रोग्राम के तहत अदायगियाँ हुई। इससे 2 पहलू सामने आते हैं। एक ये कि निज़ाम में सख्त मॉनिटरिंग का फुकदान है, दूसरा ये कि मुमकिन तौर पर यह अदायगियाँ जानबूझकर मखसूस मफादात के लिए की गई हैं। अवामी फ़ंड्स के इस्तेमाल में इस किस्म की बेकायदगियाँ अवाम के एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचाती हैं, ख़ासतौर पर ऐसे प्रोग्राम्स में जो बुनियादी तौर पर गरीब और नादार मरीजों के लिए बनाए गए हों। और हकीकी मानों में देखा जाए तो सेहत कार्ड प्रोग्राम का मकसद बुनियादी तौर पर आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज फराहम करना था, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट ने यह भी इंकशाफ किया कि 132 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में ज़रूरत से ज़ायद भर्तियाँ की गई, जिससे ख़जाने को 82 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ज़रूरत से ज़ायद भर्तियाँ आम तौर पर सियासी असर रसूख या ज़ाती मफाद के तहत की जाती हैं और ये भी गुड गवर्नेंस के बुनियादी उसूलों के मुनाफी है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च 2022 तक सेंट्रल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मुतारिफ कराया जाता है, जो महकमा सेहत और नादरा की मुश्तरका जिम्मेदारी थी, लेकिन ये सिस्टम नाफिज नहीं हो सका। इस सिस्टम का मकसद मरीजों का मुकम्मल और शफाफ डेटा रिकॉर्ड करना और प्रोग्राम के तहत होने वाली तमाम अदायगियों की मॉनिटरिंग को मौसर बनाना था। मॉनिटरिंग के ना होने की वजह से सेहत सहूलत कार्ड से इस्तेफादा करने वाले मरीजों का मुकम्मल डेटा दस्तियाब नहीं, जिससे न सिर्फ शफाफियत मुतासर हुई बल्कि माली बदउनवानी के इम्कानात भी बढ़ गए। ये तमाम हक़ाइक़ इस तरफ इशारा करते हैं कि सूबे में पॉलिसी साजी और अमल दरामद के दरमियान एक गहरा वजूद है। सेहत कार्ड जैसे मंसूबे अवामी फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब इनमें माली बेज़ाब्तगियाँ, गैर ज़रूरी अदायगियाँ और इंतज़ामी कमज़ोरियाँ शामिल हो जाएँ तो असल मकसद फिर कहीं बहुत पीछे रह जाता है। इससे न सिर्फ अवामी पैसा ज़ाया होता है बल्कि अवाम के बुनियादी हुकूक भी मुतासर होते हैं, क्योंकि इन मनसूबों से हकीकी ज़रूरतमंद फ़ायदा नहीं उठा पाते। सूबाई हुकूमत के लिए ये सूरत हाल एक कड़ा इम्तहान है। एक तरफ करप्शन के वाक़यात ने अवामी एतमाद को हिला कर रख दिया है और दूसरी तरफ अपोजिशन और सिविल सोसाइटी को हुकूमत पर तनकीद का एक मजबूत जवाब मिल गया है। इस किस्म के स्कैंडल्स बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारों और डोनर्स के एतमाद को भी मुतासर करते हैं, जो मुस्तक़बिल में फंडिंग और मनसूबों के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। मज़ीद ये कि इस रिपोर्ट से भी वाज़ेह होता है कि इदारा जाती इस्लाहात और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की अशद ज़रूरत है। जब तक सूबाई सतह पर सख्त ऑडिट, ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट और मौसर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कायम नहीं किए जाते, इस किस्म के स्कैंडल्स दोबारा सामने आते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल।